ओह, यह 1 साल लम्हा लम्हा की कसक ताजा हो उठती है। आस पड़ोस, घर, खानदान, कोई तो ऐसा नहीं रहा जिसने मुझे बुरा भला न कहा हो। मैंने आधुनिकता के आवेश में अपनी बेटी का जीवन खतरे के गर्त में धकेल दिया था। रुपए का मुंह देखकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ किया था और गौने की परंपरा को तोड़कर खानदान की मर्यादा तोड़ डाली थी। इस अपराधिनी की सब आलोचना कर रहे थे, परंतु अंधविश्वास की अंधेरी खाइयों को पाटकर आज मेरी बेटी जिंदा लौट रही है। अपराधिनी को सजा के बदले पुरस्कार मिला है, अपने नाती के रूप में। खोखली रस्मों का अस्तित्व अब नगण्य बनकर रह गया। कशमकश के वे क्षण मुझे अच्छी तरह याद हैं, जब मैंने प्रताड़नाओं के बावजूद खोखली रस्मों के दायरे को खंडित किया था। मैं रसोई में थी, तभी ये पंडित जी का संदेश लाए थे। सुनते ही मेरे अंदर का आक्रोश चेहरे पर छलक पड़ा। दाल को बघार लगाते हुए तनिक घूमकर मैंने कहा, देखो जी, गौने आदि का झमेला मैं नहीं होने दूंगी। जो करना हो शादी के समय ही कर डालिए। लड़की की विदाई शादी के समय ही होगी। अजीब बेवकूफी है, ये तमतमा उठे। जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है उसे क्यों नहीं मानोगी? हमारे यहां शादी में विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। सब शुभ होगा। मैंने पतीली का पानी गैस पर रखकर जल्दी जल्दी चावल निकालते हुए जवाब दिया, जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारा कहा झूठ हो ही नहीं सकता। जी हां, इसीलिए व्यंग्य का जवाब व्यंग्य में ही दिया, क्योंकि अब हमारी ऐसी औकात नहीं कि गौने के पचड़े में पड़कर 80-90 हजार रुपए फूके। सीधे सीधे शादी करो और जो लेन देन हो एक ही बार में कर लो। मेरी उंगलियां चावल साफ करने में लगी थीं, मानो मैं परंपरा के नाम पर चल रही कुरीतियों को साफ करने पर तुली हुई थी। साल भर तक इसी विषय पर हम दोनों के बीच द्वंद्व चलता रहा। ये परंपरा और मर्यादा के नाम पर वाहवाही लूटना चाहते थे। विवाह के साल भर बाद गौने की रस्म होती है, इन्होंने समझाने की कोशिश की, और यह रस्म किसी बारात पर होने वाले खर्च से कम में अदा नहीं हो सकती। मैं इस थोथी रस्म को जड़ से काट डालने को दृढ़ संकल्प थी। क्षणिक स्थिरता के बाद ये बेचारगी से बोले, विमला की मां, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझूं मैं? मैंने बात काटते हुए बिफर कर कहा। कहां से लाओगे इतने पैसे? 1 लाख रुपए लोन ले लिए, कुछ पैसे जोड़ जोड़ कर रखे थे, वे भी निकाल लिए, और अब गौने के लिए 80-90 हजार रुपए का लटका अलग से रहेगा। तो क्या करूं? इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। नहीं होगा तो 1 बीघा खेत ही बेच डालूंगा। क्या कहा? खेत बेच डालोगे? लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़े का प्रहार किया हो। क्षण भर को मैं इज्जत के ऐसे रखरखाव पर स्तब्ध रह गई। तीखे स्वर में बोली, उसके बाद मंजू और कामना के ब्याह पर क्या करोगे? तुम्हारा और तुम्हारे लाडलों के भविष्य का क्या होगा? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए 4 बीघा खेत छोड़े हैं, जो तुम रस्मों के ढकोसले में हवन कर लोगे, लेकिन तुम्हारे बेटे किसका खेत बेचकर अपनी मर्यादा की रक्षा करेंगे? सत्य का यह नंगापन शायद इन्हें भीतर तक झकझोर गया। बुत्त बने ये ताकते रह गए। फिर तिक्त हंसी हंसकर बोले, तुम तो ऐसे कह रही हो विमला की मां, मानो 4 ही बच्चे तुम्हारे अपने हों और विमला तुम्हारी सौत की बेटी हो। हां, क्यों नहीं, मैंने व्यंग्य में कहा। मैं सौतेली मां ही सही, लेकिन मैं गौना नहीं होने दूंगी। शादी करो तब पूरे खानदान को न्योता दो, गौना करो तब फिर पूरे खानदान को बुलाओ, कपड़ा दो, गहना दो, और यह सब बेमतलब के रस्मों के लिए। नेक करो, वह जोग करो। सिर में जितने बाल नहीं हैं उनसे ज्यादा कर्ज लाते रहो, लेकिन शान में कमी ना होने पाए। इनके होंठों पर विवश मुस्कान फैल गई। जब कभी मैं ज्यादा गुस्से में रहती हूं, इसी तरह मुस्कुरा देते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इनके होंठों की फड़कन कुछ कहने को बेताब थी, परंतु कह नहीं सके। उठ खड़े हुए और आंगन पार करते हुए कमरे की ओर चले गए। जब से विमला की शादी तय हुई, शादी संपन्न होने तक यही सिलसिला जारी रहा। ये कंजूसी से ब्याह करके समाज में अपनी तौहीन करवाने को तैयार नहीं थे, और मैं रस्मों के खोखलेपन की खातिर चादर से पैर निकालने को तैयार नहीं थी। गौने की रस्म अलग से करनी ही होगी। सदियों से यह हमारी परंपरा रही है। मैं इस थोथेपन में विश्वास करने को तैयार नहीं थी। छोटी ननद के ब्याह पर ही मैंने यह निर्णय करके गांठ बांधी थी। याद आता है तो दिल कट कर रह जाता है। ब्याह पर जो खर्च हुआ वह तो हुआ ही,
साल भर घर बिठाकर उसका गौना किया गया तो 80,000 रुपए उसमें फूंक दिए गए। गौना करवाने आए वर पक्ष के लोगों की तथा खानदान वालों की आवभगत करते करते पैरों में छाले पड़ गए। तिस पर भी मुर्गी अपनी जान से गई। खाने वालों को मजा न आया। चाली बात हुई। चारों ओर से बदनामी मिली कि यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। अरे, इससे अच्छी साड़ी तो मैं अपनी महरी को देती हूं। कंजूस, मक्खी चूस और इसी से मिलती जुलती असंख्य उपाधियां मिली थीं। मुझे विश्वास था कि मैं वर्तमान स्थिति और परिवेश में गौना करने में आने वाली कठिनाइयां बताकर इन्हें मना लूंगी। जल्दी ही मुझे इसमें सफलता भी मिल गई। मेरी सलाह इनके निर्णय में परिवर्तित हो गई, किंतु ये नहीं फलता है कि आशंका से ये उबर नहीं पाए। विवाह संबंधी खरीद फरोख्त की कार्यवाहियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। रिश्तेदारों और बारातियों का इंतजार ही शेष था। रिश्तेदारों में सबसे पहले आई इनकी रोबदार और दबंग व्यक्तित्व वाली विधवा मौसी रमा, खानदान भर की सर्वेसर्वा और पूरे गांव की मौसी। दोपहर का समय था। विवाह हेतु खरीदे गए गहने, कपड़े एक एक कर में मौसी जी को दिखा रही थी। बातों ही बातों में मैंने अपना फैसला कह सुनाया। सुनते ही मौसी जी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। क्रोध से भरी वे बोली, क्यों नहीं करोगी तुम गौना? दरअसल मौसी जी, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अलग से गौने का खर्च बर्दाश्त कर सकें। मैंने गहनों का बॉक्स बंद कर अलमारी में रख दिया और कपड़े समेटने लगी। अरे वाह, क्यों नहीं है औकात? मौसी जी के आग्नेय नेत्र मेरे तन को सेंकने लगे। क्या तुम जानती नहीं कि शादी के समय विदाई करना हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता? लेकिन इससे होता क्या है? होगा क्या? वर या वधू दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। मैं तनिक भी नहीं चौंकी। पालतू कुत्ते की तरह पाले गए अंधविश्वासों के प्रति खानदान वालों के इस मोह से मैं पूर्व परिचित थी। अलमारी बंद कर पायल आने की ओर बैठती हुई मैंने जिज्ञासा से फिर पूछा, लेकिन मौसी जी, हमारे खानदान में शादी के समय विदाई करना अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? इसका भी तो कोई कारण अवश्य होगा। हां, कारण भी है। तुम्हारे ससुर के चचेरे चाचा की सौतेली बहन हुआ करती थी। विवाह के समय ही उनका गौना कर दिया गया था। बेचारी दोबारा मायके का मुंह नहीं देख पाई। साल की कौन कहे, महीने भर में ही मृत्यु हो गई। अब क्या कहूं, सास का ख्याल न होता तो ताली कर हंस पड़ती। तर्कशास्त्र की अवैज्ञानिक परिभाषा सामने आ गई। किसी घटना की पूर्ववर्ती घटना को उस कार्य का कारण कहते हैं। आज वैज्ञानिक धरातल पर भी यह परिभाषा किसी न किसी रूप में जिंदा है, परंतु मजबूरी से कौन छेड़े मधुमक्खियों के छत्ते को। मैं सहज स्वर में बोली, लेकिन मौसी जी, उनसे पहले जो विवाह के समय ही ससुराल जाती, क्या उनकी भी मृत्यु हो जाया करती थी? अरे नहीं। अपने दाहिने हाथ को हवा में लहराती हुई मौसी जी बोली, उनके तो नाती पोते भी अब नाना नानी बने हुए हैं। प्रसन्नता का उद्वेग उनसे संभल न सका। फिर तो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे नहीं है कोई बात? मौसी जी गुर्राई। गांव भर में हमारे खानदान का नाम इसीलिए लिया जाता है। दूर दूर के लोग जानते हैं कि हमारे यहां शादी से भी बढ़ चढ़कर गौना होता है। देखने वाले दीदा फाड़े रह जाते हैं। तेरी फूफी सास के गौने में परिवार की हर लड़की को 2-2 तोले की सोने की जंजीर दी गई थी और ससुराल वाली लड़कियों को जरी की साड़ी पहनाकर भेजा गया था। तब की बात कुछ और थी मौसी जी। तब हमारी जिंदगी भी अलग थी। आज तो 2 रोटियों के पीछे खून पसीना एक हो जाता है। महीने भर नौकरी से बैठ जाओ तो खाने के लाले पड़ जाएं। फिर गौना का खर्च हम कहां से जुटा पाएंगे? इसे अपना अपमान समझकर मौसी जी तमतमाकर उठ खड़ी हुई। ठीक है, कर अपनी बेटी का ब्याह, ना हो तो किसी ऐरे गैरे का हाथ पकड़कर विदा कर दे। सारा खर्च बच जाएगा। आने दे राहुल को। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकती। जहां बहू बेटियों का कानून चले, वहां ठहरना दूभर है। मौसी जी के नेत्रों से अंगार बरस रहे थे। वे बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ीं तो मैं एक बारगी सकते में आ गई। मैं लपक कर उनके कमरे में पहुंची। वे अपनी साड़ी तह कर रही थीं। साड़ी उनके हाथ से खींचकर याचना भरे स्वर में मैंने कहा, मौसी जी, आप तो यूं ही राई का पर्वत बना ली। मेरी क्या बिसात कि मैं कानून चलाऊं? अरे, तेरी क्या बिसात नहीं है? न सास है न ननद है। खूब मौज कर, मैं कौन होती हूं रोकने वाली? उनकी आवाज में दुनिया जहान की विवशता सिमट आई।
उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लगा किसी ने मेरा सारा खून निचोड़ लिया हो। मैं विनम्र स्वर में बोली, मौसी जी, आज तक कभी हम लोगों ने आपकी बात नहीं टाली है। मैं हमेशा आपको अपनी सास समझकर आपसे सलाह मशविरा करती आई हूं। फिर भी आप। परंतु मौसी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में ले आई और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करने लगी। ये शाम को आए। मौसी जी बैठी हुई थीं। दोपहर का सारा किस्सा मैंने सुना डाला। मौसी जी का क्रोध सर्वविदित था। ये हारे हुए जुआरी के स्वर में बोले, तब क्या? मैं बोली, 50,000 रुपए मौसी जी से ब्लॉर कर्ज ले लीजिए, 60-70 हजार रुपए चाचा जी से ले लेना, मिला जुला कर किसी तरह कर दो गौना। मैं और क्या कहूं अब? बेटी मेरी है, उन्हें क्या पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी है? मेरा रोष उमड़ जाया। जब बेटी के ब्याह की हर रस्म उन लोगों की इच्छानुसार होगी तो खर्च में भी सहयोग करना उनका फर्ज बनता है। संभवतः गहरे व्यंग्य को इन्होंने ताड़ लिया था। बिना उत्तर दिए तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गए। रात में भोजन करने के बाद ये और गौसी जी बैठक में चले गए। बच्चे अपने कमरे में जा चुके थे। पप्पू को सुलाने के बहाने में भी अपने कमरे में आकर पड़ी रही। दिमाग की नसों में भीषण तनाव था। सहसा मैं चौंक पड़ी। मौसी जी का स्वर वातावरण में गूंजा, अरे राहुल, तेरी बहू कह रही थी कि गौना नहीं होगा। अब बता भला, जब विवाह में विदाई करना हमारे यहां फलता ही नहीं है, तब भला गौना कैसे नहीं होगा? अब तुमसे क्या छिपाना मौसी? यह स्वर इनका था। मैं सरकारी नौकर जरूर हूं, लेकिन खर्च इतना ज्यादा है कि पहले ही शादी में लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ गया। 2 और बेटियां ब्याहनी हैं सो अलग। 20-30 हजार रुपए से गोने में काम चलना नहीं है और इतने पैसों का बंदोबस्त मैं कर नहीं पा रहा हूं। मौसी जी के मीठे स्वर में कड़वाहट पुल गई। जरे, तो क्या बेटी को दफनाने पर ही तुले हो तुम दोनों? इससे तो अच्छा है उसका गला ही घोंट डालो, शादी का भी खर्च बच जाएगा। अरे नहीं मौसी जी, तुम समझी नहीं। गौना तो मैं करूंगा ही। देखो ना, विवाह से पहले ही मैंने गौने का मुहूर्त निकलवा लिया है। अगले साल बैसाख में दिन पड़ता है। सच? मौसी जी चहक पड़ी। और नहीं तो क्या, 50,000 रुपए तुम दे दो, 60-70 हजार रुपए चाचा जी से ले लूंगा, कुछ पार दोस्तों से मिल जाएगा, ठाठ से गौना हो जाएगा। क्या 50,000 रुपए में दे दूं? गौसी जी इस तरह उछली मानो चलते चलते पैरों के नीचे सांप आ गया हो। अरे मौसी, खैरात थोड़े ही मांग रहा हूं, पाई पाई चुका दूंगा। वह तो ठीक है, लेकिन इतने रुपए में लाऊंगी कहां से? मेरे 12 रुपए धरे हैं क्या? मेरी आंखें उल्लास से चमकने लगीं। भला मौसी को क्या पता था कि परंपरा की दुहाई उनकी भी परेशानी का कारण बनेगी। मैं दम साथे सुन रही थी। इनका स्वर था, अरे घोसी, दाई से कहीं पेट छिपा है? तुम हाथ झाड़ दो तो जमीन पर नोटों की बौछार हो जाए। हर कमरे में चांदी के रुपए गाड़ रखे हैं तुमने, मुझे सब मालूम है। अरे बेटा, मौत के कगार पर खड़ी होकर मैं झूठ बोलूंगी? लोग पराई लड़कियों का विवाह करवाते हैं और मैं अपनी ही पोती के ब्याह पर कंजूसी करूंगी? लौटाने की क्या बात है? जैसे मेरा श्याम है, वैसे तू भी मेरा बेटा है। मेरी हंसी फूट पड़ी। लच्छेदार शब्दों के आवरण में गण की बात छिपाना कोई मौसी जी से सीखे। भला उनकी कंजूसी से कौन नावाकिफ था? क्षणिक निस्तब्धता के बाद इनकी थक्की सी आवाज फिर उभरी, तब तो घोसी, अब इस परंपरा का गला घोंटना ही होगा। न मैं इतने रुपए का जुगाड़ कर पाऊंगा और न ही गौने का झांझट रखूंगा। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? जो तुम अच्छा समझो। जाने किस आघात से मौसी जी की आवाज को लकवा मार गया और वह गोष्ठी समाप्त हो गई। दूसरे दिन चाचा जी का भी सदल बल पदार्पण हुआ। परंपरा और रस्मों के खंडन की बात उन तक पहुंची तो वे भी आग बबूला हो उठे। राहुल, ये क्या सुन रहा हूं? मैं भी शहर में रहता हूं, मेरी सोसाइटी तुमसे भी ऊंची है, लेकिन हमने कभी अपने पूर्वजों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। तुम लोग लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं, ये बोले थे। गौने के लिए तो मैं खूब परेशान हूं, लेकिन करूं क्या? आप लोगों की मदद से ही कुछ हो सकता है। चाचा जी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लटक गया। उनकी परेशानी पर मन ही मन आनंदित होते हुए ये बोले, मैं चाहता था यदि आप 80,000 रुपए भी बतौर कर्ज दे देते तो शेष इल्जाम मैं खुद कर लेता और किसी तरह गौना कर ही देता। आप ही के भरोसे में बैठा था।
मैं जानता हूं कि आप पूर्वजों की मर्यादा को खंडित नहीं होने देंगे। चाचा जी का तेजस्वी चेहरा सफेद पड़ गया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। थूक निगलते हुए बोले, तुम तो जानते ही हो कि मैं रिटायर हो चुका हूं। फंड का जो रुपया मिला था उससे मकान बनवा लिया। मेरे पास अब कहां से रुपए आएंगे। सुनते ही ये अपना संतुलन खो बैठे। क्रोधावेश में इनकी मुट्ठियां भींच गईं, परंतु तत्काल अपने को संभालते हुए सहज स्वर में बोले, चाचा जी, जब आप लोग एक कौड़ी की सहायता नहीं कर सकते, फिर सामाजिक मर्यादा और परंपरा के निर्वाह के लिए हमें परेशान क्यों करते हैं? यह कहां का न्याय है कि इन खोखली रस्मों के पीछे घर जलाकर तमाशा दिखाया जाए? मुझ में गौना करने की सामर्थ्य ही नहीं है। इतना कहकर ये चुप हो गए। चाचा जी निरुत्तर खड़े रहे। उनके होंठों पर मानो ताला पड़ गया था। थोड़ी देर पहले तक जो विगला के परग शुभ चिंतक बने हुए थे, अब अपनी अपनी बगले झांक रहे थे। अब कोई व्यक्ति मेरी बेटी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला नहीं था। आज विमला भरी गोद लिए सही सलामत अपने मायके लौट रही है। अंधविश्वास और खोखली रस्मों की निरर्थकता पाखंड प्रेमियों को मुंह चिढ़ा रही है। शायद के भी कुछ ऐसा ही निर्णय लेने वाले हैं।